जैसे जैसे विशालकाय पांडा करीब आता गया, लियो के दिल की धड़कन उसी रफ्तार से बढ़ती गई। भले ही वो मौत से ना डरता हो, पर एक जीवित प्राणी की प्रवृत्तियां डरना कैसे नहीं जानती। बस उसकी इच्छा शक्ति का पलड़ा भारी था, जिसने डर को दबा रखा था। और करीब आने पर लियो साफ देख सकता था कि पांडा की नजरें उसी की दिशा में थीं। ये मुझे क्यों देख रहा है? क्या ये इस दृश्य का मुख्य हिस्सा है? लियो ने सोचा कि इस दुनिया में अब तक ये पांडा ही सबसे बड़ा नायक लग रहा था, और उसकी नजर देखकर लग रहा था कि शायद उसने ही लियो को यहां बुलाया है। नन्हे दोस्त, क्या तुम्हें ड्रैगन का मांस खाना पसंद है? विशाल भालू जैसे दिखने वाले जीव के मुंह से निकली गूंजती आवाज ने हवा में कंपन पैदा कर दिया। लियो का चेहरा झटके से सिकुड़ गया। ऐसा लगा मानो उसके कानों पर लगातार मुक्के बरसाए जा रहे हों। ये सामान्य है, ये सामान्य है। लियो ने खुद को सम्मोहित किया कि ये आवाज सुनने में बहुत सुखद है। हैरानी की बात यह थी कि ऐसा सोचने मात्र से ही प्रभाव पड़ा, जिससे उसका अपनी सोच पर और भरोसा बढ़ गया। कच्चा खाना ये बहुत अच्छा नहीं है, काफी अस्वच्छ लग रहा है। भले ही उसे स्वाद का पता ना हो, पर अनुभव कहता है कि पका हुआ खाना और उबला हुआ पानी बीमार होने से बचाता है। उसने बहुत से भूखे लोगों को देखा था जो कच्चा पक्का खाकर बीमारियों से मर जाते थे। विशाल पांडा ने अपने बांस के डंडे से अपना सिर खुजाया और दूर देखते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखों में पछतावा सा दिख रहा था। साधारण आग इस चीज को ठीक से नहीं पका सकती। दुख की बात यह है कि यहां कोई पाक देवता नहीं है, वरना हम अब तक ग्रिल्ड ड्रैगन मीट खा रहे होते। एक पल रुककर उसने ड्रैगन को लियो के सामने फेंक दिया। जमीन कांप उठी, मिट्टी और पत्थर हर तरफ उड़ने लगे, जिससे लियो की जान जाते जाते बची। मैं इसे नहीं खा रहा, आप इसे खुद ही रखिए। इतनी जल्दी मना मत करो। देखो, ऊर्जा वाले राक्षसों का मांस साधारण जानवरों जैसा नहीं होता, वे शुद्ध ऊर्जा से बने होते हैं। बस एक बार सूंघ कर देखो, ये बहुत सुगंधित है। इसे कच्चा खाने पर भी कोई दुर्गंध नहीं आती, और ड्रैगन सबसे स्वादिष्ट ऊर्जा राक्षस होते हैं। उसे इतना उत्साहित देखकर मना करना लियो को थोड़ा अशिष्ट लगा। वैसे भी ये एक चेतना स्थान था, यहां उसे दस्त तो नहीं लगेंगे, है ना? ठीक है, आपके कहने पर थोड़ा सा खा लेता हूं। हा हा, एक बार चख कर देखो, कहीं तुम्हें इसकी लत न लग जाए। ये चीज दुर्लभ है। पांडा जोर से हंसा और जमीन पर धप्प से बैठ गया। उसने ड्रैगन की एक विशाल टांग तोड़ी और उसे चट करने लगा। लियो ये देखकर हैरान रह गया। उसने पांडा को सिर्फ बांस खाते सुना था, मांस कभी नहीं देखा। पांडा ने लियो के लिए उसके घर से भी बड़ा मांस का टुकड़ा जमीन पर डाल दिया। जैसे ही लियो ने उसे सूंघा, उसकी लार टपकने लगी। उसकी सुगंध अद्भुत थी। वह मांस मुंह में जाते ही पिघल गया और चबाने पर और भी कोमल होता गया। उसे निगलते ही लियो के पूरे शरीर में एक ऊर्जा की लहर दौड़ गई। ये वाकई शुद्ध ऊर्जा है? क्या इसलिए कि ये मर चुका है, इसका ढांचा टूटकर ऊर्जा में बदल रहा है? तुम ऐसा समझ सकते हो। इस महाद्वीप के सभी प्राणियों की ऊर्जा के साथ अच्छी अनुकूलता होती है। ये मांस लावारिस ऊर्जा का स्रोत है, जिसे तुम्हारा शरीर आसानी से बदल लेगा। लियो ने सोचा कि अगर सिर्फ खाकर शक्तिशाली बना जा सकता है, तो अभ्यास की क्या जरूरत? क्या सिर्फ खाने से कोई शक्तिशाली बन सकता है? हाँ, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा टैलेंट 3 सितारा या उससे ऊपर है, तो खुद अभ्यास करना खाने से कहीं ज्यादा तेज है। रघुवीर ने लियो को ये बातें कभी नहीं बताई थी, इसलिए वो बहुत उत्सुक था। ये पांडा जानकार लग रहा था और बातूनी भी। यदि आप खाली हैं, तो क्या आप थोड़ा और विस्तार से समझा सकते हैं? लियो ने सहज भाव से पूछा। इस स्थान में समय की कोई कमी नहीं है। अभ्यास टैलेंट 1 सितारा से 9 सितारा तक होता है। जितने ज्यादा सितारे, उतनी ही तेज तरक्की। और आपका टैलेंट कितने सितारों का है? लियो ने पूछा। हा हा, ये कहना थोड़ा शर्माने वाली बात है। मेरा टैलेंट सिर्फ 1 सितारा है, पांडा हंसते हुए बोला, पर वो झूठ नहीं लग रहा था। लियो की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे पता था कि 1 सितारा टैलेंट वाले लोग अभ्यास करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बहुत धीमा होता है। ये कैसे संभव है? मैं बस मजाक कर रहा था। केवल इंसानों के पास अभ्यास टैलेंट होता है, पर अगर मैं तुम्हारे साथ अनुबंध करता हूं, तो तुम्हारा टैलेंट 1 सितारा हो जाएगा। सटीक रूप से कहूं तो ये 1 सितारा होगा, जिसके अंदर 9 सितारे छिपे होंगे। कुल 10 सितारे, यानी देवता स्तर का टैलेंट, जिसकी अंतिम सीमा देवता बनना है। लियो की सांसें तेज हो गईं। वो जानता था कि ये पांडा साधारण नहीं है, पर इतना महान होगा ये उसने नहीं सोचा था। और इन बातों का मतलब साफ था कि इसने लियो को चुन लिया है। क्या लियो इस देवता स्तर के अनुबंध को स्वीकार करेगा? और बाहर की दुनिया में आर्यन और रघुवीर इस ऊर्जा के विस्फोट को देखकर क्या करेंगे? अध्याय 27, ईट गॉड, भोजन के देवता। लियो को यह सब बेहद अजीब लग रहा था। आखिर इतने सारे देवता उस पर ध्यान क्यों दे रहे थे? पहले आर्यन और अब ये विशालकाय पांडा।
क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो दूसरी दुनिया से आया था, या इसके पीछे कोई और गहरा कारण था? वो इसका अंदाजा तो नहीं लगा सकता था, पर शायद उसे उनके सुदूर अतीत के किसी कर्म का बोझ उठाना पड़ने वाला था। कम से कम अभी के लिए ये एक अच्छी बात थी, उसके महान उद्देश्य को पूरा करने में ये एक बहुत बड़ी मदद थी। आपने मुझे ही क्यों चुना? लियो ने सीधे शब्दों में पूछा। अंदाजा ना लगा पाने का मतलब ये नहीं था कि वो जानना नहीं चाहता था। भविष्य की चुनौतियों का पता होने पर वो बेहतर तैयारी कर सकता था। काफी आत्मविश्वासी हो, है ना? मैंने अभी तक ये तो नहीं कहा कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। पांडा जोर से हंसा, पर उसके लहजे से जवाब साफ था। जाहिर है वो शुरू से ही लियो पर नजर गड़ाए हुए था। अगर आप ऐसा नहीं कह रहे तो फिर इस सब का क्या मतलब है? मैं खुद से तो यहां नहीं आ सकता था, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी। लियो को याद था कि पहली बार वो जिस अजीब जगह गया था वो साफ नहीं थी, पर शायद इस दुनिया ने उसे वहां खींचा था। लेकिन ये दूसरी जगह बिल्कुल स्पष्ट थी, यहां उसे पक्का इस पांडा ने ही बुलाया था। ठीक है, ये सच है कि मेरा इरादा तुम्हें अनुबंध के लिए चुनने का है, पर पहले थोड़ी बात करते हैं। मैं अपना परिचय देना तो भूल ही गया। मैं हूं ईट गॉड, भोजन का देवता। एक विशाल गोल मटोल शरीर जिसे खाना बहुत पसंद है। इन बातों को देखते हुए उसे ईट गॉड कहना गलत नहीं लग रहा था। मैं लियो हूं, बस एक साधारण इंसान। वो एक पल रुका, उसे लगा कि खुद उसे भी इस बात पर यकीन नहीं है, इसलिए उसने आगे जोड़ा, जिसने 2 जीवन जिए हैं। एक जीवन हो या 2, ईट गॉड जैसे प्राचीन प्राणी के लिए ये कुछ दशकों की बात थी, जो उसकी उम्र के एक अंश के बराबर भी नहीं थी। अगर तुम्हारे पास शक्ति होती तो तुम क्या करते? बेशक उसका उपयोग अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए करता। मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूं जहां लोग अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ जी सकें। लियो ने दृढ़ता से जवाब दिया। वो अपना सपना कभी नहीं भूला था। दुनिया का राजा बनना तो बस उस सपने को पूरा करने का एक जरिया था। उसे असल में सत्ता का लालच नहीं था। वाह, सोचा नहीं था कि तुम्हारा उद्देश्य इतना महान होगा। आखिर चुना हुआ नायक अलग ही होता है। ईट गॉड ने हंसते हुए उसकी प्रशंसा की, पर लियो पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। वो दूसरों से तारीफ पाने के लिए ये सब नहीं कर रहा था। और अगर तुम्हारे पास शक्ति ना होती, अगर तुम जागृत ना हो पाते, कॉन्ट्रैक्टर ना बन पाते, तब तुम क्या करते? भले ही ईट गॉड शुरू से लियो को परख रहा था, पर वो उसके मुंह से सीधा जवाब चाहता था। सोचने और कहने में, और कहने और करने में बहुत फर्क था। बेशक जवाब वही होता जो मैंने पहले दिया। मैं एक बार मर चुका हूं, अब होने के लिए क्या बचा है? बुरा से बुरा क्या होगा, एक बार फिर मर जाऊंगा, है ना? लियो ने 2 टूक जवाब दिया। जैसा कि उम्मीद थी, तुम्हारे कलेजे में दम है। तुम्हारे जैसे वारिस को पाकर मेरा काम पूरा हुआ। ईट गॉड संतुष्ट होकर हंसा और फिर से खाने में जुट गया। वो इतनी तेजी से खा रहा था मानो ये उसका आखिरी भोजन हो। अगर आप मेरे साथ अनुबंध करते हैं तो क्या होगा? क्या आप मर जाएंगे या मेरे साथ रहेंगे? अब जबकि जागृति तय हो चुकी थी, लियो आगे की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट नहीं था। अगर ईट गॉड मेरे साथ रह सकता तो इसके अनगिनत फायदे होते। आखिरकार वो एक प्राचीन प्राणी था जिसके पास हजारों सालों का ज्ञान था। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, बल्कि सच तो यह है कि मैं बहुत पहले ही मर चुका हूं, ईट गॉड ने मजाक के लहजे में कहा। लियो का दिमाग चकरा गया। मर चुके हो? पर आप मेरे सामने खड़े हैं। क्या आप भी मेरी तरह दूसरा जीवन जी रहे हैं? उसकी हैरानी को देखकर ईट गॉड समझ गया कि लियो उसके अतीत के बारे में अटकलें लगा रहा है। मैं इंसान नहीं हूं, जन्म के समय से ही मैं ऐसा हूं। अगर कोई मुझे ना मारे तो मेरी उम्र अनंत है, तुम्हारी तरह नहीं, जो एक बार मरकर इस महाद्वीप पर दोबारा जन्म लेता है। लियो अविश्वसनीय नजरों से उस विशाल पांडा को देखने लगा। इसका मतलब था कि उसे किसी ने मारा था। आखिर इस डरावनी ताकतवर प्राणी को मारने की शक्ति किसके पास थी? वो डरावना ड्रैगन तो इसके सामने टिक भी नहीं पाया था। बहुत हैरान करने वाली बात है ना? ये सच है, किसी ने मुझे मार डाला था। जानना चाहते हो वो कौन था? आखिर वो कौन था? क्या वो कोई दूसरा देवता था? लियो किसी और संभावना के बारे में सोच ही नहीं सकता था। अगर इंसानों में रघुवीर जैसे बहुत से ताकतवर योद्धा होते तो शायद वो इसे मार सकते थे, पर क्यों? ईट गॉड इंसानों को मारने वाला नहीं लग रहा था। तो फिर क्या वो ड्रैगन थे? या फिर वो ड्रैगन थे? आखिर आप उन्हें इतना खाते हैं तो उन्होंने बदला लिया होगा। तुम्हारे अंदाजे इतने सटीक कैसे हैं? दोनों सही हैं। ड्रैगन और देवताओं दोनों ने मिलकर मुझ पर हमला किया था। ईट गॉड ने लियो की ओर अचंभे से देखा। अकेले? उन सब के खिलाफ? फिर अंत क्या हुआ? लियो ने उत्सुकता से पूछा। विस्तार से तो मैं नहीं बता सकता, पर उस समय स्थिति बहुत अराजक थी।
सालों से जमा छोटे मोटे झगड़े बड़े युद्ध में बदल गए। हर तरह के प्राणी उस युद्ध में कूद पड़े और अंत में लगभग सब मारे गए। इस महाद्वीप पर देवता शायद तब से दोबारा दिखाई नहीं दिए, कम से कम हजारों सालों से। बोलते बोलते ईट गॉड भी थोड़ा हिचकिचाया, जैसे उसे भी पूरी तरह यकीन ना हो। क्या इस महाद्वीप के लुप्त देवताओं का राज लियो के अनुबंध से जुड़ा है? और ईट गॉड के साथ जुड़ने के बाद लियो की पहली शक्ति क्या होगी? अध्याय 28 सफल जागृति। ये सुनकर कि महाद्वीप पर हजारों सालों से देवता दिखाई नहीं दिए हैं, लियो को रघुवीर की बताई बातें याद आईं। वे किंवदंतियां वास्तव में युगों पुरानी थीं। जहां तक आर्यन के एक देवता के रूप में प्रकट होने की बात थी, वो एक अलग मामला था। वो दूसरी दुनिया का देवता था और वो भी हानि रहित किस्म का, इसीलिए शायद वो इस दुनिया के नियमों से बाहर नहीं था। अगर आप पहले ही मर चुके हैं तो आप मुझसे कैसे मिल पा रहे हैं? क्या ये आपकी आत्मा है? इसे आत्मा कहना गलत नहीं होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति केवल एक बची हुई आत्मा की नहीं है। महाद्वीप की समस्याएं अभी पूरी तरह हल नहीं हुई हैं, इसीलिए स्वर्ग ने मुझे यहां एक उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा करने के लिए रुकने दिया। लियो ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये पहली बार नहीं था जब उसने स्वर्ग के बारे में सुना था। रघुवीर को भी इसके बारे में साफ जानकारी नहीं थी और गांव वाले तो कुछ जानते ही नहीं थे। ये स्वर्ग क्या है? क्या ये भी एक प्रकार का देवता है? हाँ भी और नहीं भी। कम से कम मेरे जैसे देवताओं से ये बहुत अलग है। जब तुम स्वयं देवता बन जाओगे तो तुम स्वाभाविक रूप से समझ जाओगे। देवता, कितना दूर का स्तर था। लियो भी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उस तरह की शक्ति धारण करने वाला देवता बनना कैसा होगा। इसके लिए कोई विशेष शर्तें हैं? विशेष शर्तें? ईट गॉड ने सोचते हुए सिर खुजलाया, फिर मना कर दिया। नहीं, बस मेरे द्वारा यह स्वीकार किया जाना जरूरी है कि तुम्हारे पास देवता बनने की क्षमता है। तुम्हें बस लगन से अभ्यास करना होगा। अब तुम्हारा जीवन काल बहुत लंबा नहीं बचा है, इसीलिए आलस्य तुम्हें असफलता की ओर ले जाएगा। अपनी उम्र के बारे में सुनकर लियो थोड़ा चिंतित हुआ। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने जागृति के जुए में अपनी आधी उम्र दांव पर लगा दी थी। पर ईट गॉड के लहजे से लगा कि अगर वो मेहनत करे तो सफल जरूर होगा, जिससे उसकी चिंता कम हो गई। वो कोई आलसी व्यक्ति नहीं था जो सारा दिन बस सोने में बिता दे। मुझे अभ्यास करना नहीं आता, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? नहीं, लियो का मुंह बन गया। 10,000 पुराने राज बता सकते हैं, पर अभ्यास जैसी बुनियादी बात नहीं। क्या आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं? लियो के चेहरे के हाव भाव देखकर ईट गॉड ठहाका मारकर हंस पड़ा। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुम कॉन्ट्रैक्टर बनोगे तो तुम्हें बुनियादी अभ्यास का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। जहां तक उच्च स्तर के ज्ञान की बात है, मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी इंसानों पर शोध नहीं किया। मेरा सुझाव है कि तुम इस कमी को पूरा करने के लिए कोई अच्छा गुरु ढूंढो। ठीक है, फिलहाल मुझे बहुत जल्दी नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर बनना ही काफी है, आगे मैं कदम कदम बढ़ूंगा। लियो को ईट गॉड से कोई निराशा नहीं हुई। वो जानता था कि संतोष ही सुख की कुंजी है। आप मेरे साथ अनुबंध कब करेंगे? ईट गॉड अचानक रुका और उसकी नजर ड्रैगन की ओर गई। फिर उसने वापस लियो की ओर देखा। वो अफसोस भरी नजर कुछ प्यारी सी लग रही थी। लानत है, मुझे पहाड़ जैसा डरावना जीव प्यारा क्यों लग रहा है? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? लियो ने इन फालतू विचारों को झटक दिया। वो समझ गया था कि यह विशाल पांडा क्या चाहता है। अगर आप खाना चाहते हैं तो खाइए। अपना आखिरी भोजन अधूरा छोड़ना अच्छी बात नहीं है। आखिरकार मुझे आपसे बहुत कुछ मिला है। मैंने वाकई तुम्हें पहचानने में गलती नहीं की। तुम एक अच्छे इंसान हो। ईट गॉड अपनी आंखें बंद करके हंसा और फिर पागलों की तरह खाने लगा। गड़प गड़प। तुम्हें समय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां बिताया गया समय बाहर की तुलना में एक पल जैसा है, लेकिन इसके बाद तुम शायद कुछ दिनों तक बेहोश रहोगे, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क यहां की जानकारी के बोझ से दब जाएगा। खाते हुए भी वो लियो को निर्देश देना नहीं भूला। बस कुछ दिन तो ये कोई समस्या नहीं है। लियो अभी विकास के दौर में था, कोई युद्ध नहीं लड़ रहा था, इसीलिए कुछ दिनों की बेहोशी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब लियो भी शांत होकर इस व्यंजन का आनंद ले सकता था। 2 जीवन जीने के बाद यह पहली बार था जब उसे ड्रैगन का मांस खाने को मिला था। भले ही ये असली ना हो, पर एहसास बिल्कुल वास्तविक था। चूंकि ये वास्तविकता नहीं थी, इसलिए वो कभी भी पेट भरने जैसा महसूस नहीं कर रहा था। इस तरह उसने कई दिनों और रातों तक खाया। ड्रैगन के मांस की आपूर्ति यहां अनंत थी। अब मैं संतुष्ट हूं। अब इस दुनिया से सच में ओझल होने का समय आ गया है, ईट गॉड ने कहा और अपना विशाल मुक्का लियो की ओर बढ़ाया। अलविदा। मैं आपके द्वारा दी गई शक्ति और अपने उद्देश्यों के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। लियो तुरंत समझ गया और उसने अपना मुक्का पांडा के मुक्के से टकराया।
वो विशाल शरीर प्रकाश की किरणों में घुलने लगा और लियो के अंदर समा गया। आसपास की दुनिया धुंधली होती गई, मानो सब कुछ एक सपना हो। लियो की चेतना भी खोने लगी और अंतिम क्षण में उसने एक और बात सुनी। मेरा दिव्य अस्त्र पता नहीं कहां भटक गया है। वो चीज इस्तेमाल करने में काफी आसान थी। अगर तुम खाली हो तो उसे ढूंढ लेना या छोड़ देना, दोनों ही ठीक है। लियो के शरीर के चारों ओर की रोशनी अब धीरे धीरे सिमटकर उसके अंदर समा गई। वो हवा में तैर रहा था, पर अब आधार न होने की वजह से गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिरने लगा। तभी एक हाथ ने उसे थाम लिया। वो रघुवीर था। उसके चेहरे पर चिंता थी और वो लियो की जांच कर रहा था। ये पक्का करने के बाद उसने राहत की सांस ली। ये धमाका बहुत बड़ा था। क्या ये कोई अत्यंत भयंकर जन्मजात टैलेंट है, या फिर इसीलिए हुआ क्योंकि उसने प्राचीन काल से अब तक का कोई अभूतपूर्व काम किया? उसकी नजर जमीन के गड्ढे पर पड़ी। यह पहली बार था जब उसने जागृति की वजह से इतना बड़ा शोर देखा था। सौभाग्य से यह प्रभाव केवल कुछ ही 100 मीटर तक था, इसीलिए उनके ठिकाने का पता चलने का डर नहीं था। क्या लियो की बेहोशी के दौरान आर्यन को भी अपनी जागृति का रास्ता मिल जाएगा? और रघुवीर लियो की इस नई शक्ति को कैसे स्वीकार करेगा? अध्याय 29 रद्दी टैलेंट। लियो ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसका सिर हथौड़े की मार जैसा भारी महसूस हो रहा था। चेतना की दुनिया के कई दिनों के अनुभव को एक पल में समेटना उसके मस्तिष्क की क्षमता से बाहर था। वो जितनी देर बेहोश रहा, उसका दिमाग वास्तव में उस भारी जानकारी को टुकड़ों में तोड़कर सोखने की कोशिश कर रहा था। मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है, और आखिर समय क्या हुआ है? अपने सामने चिर परिचित जगह को देखकर वो समझ गया कि उसे घर लाया गया है। उसे कौन लाया ये महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि वो कितनी देर तक बेहोश रहा। तभी एक जाना पहचाना चेहरा उसके सामने आया, जिसने उसकी दृष्टि रोक दी। आर्यन ने उसका सिर पकड़ा और अपना चेहरा उसके चेहरे के एकदम करीब ले आया, जैसे वो किसी अजीब चीज का अध्ययन कर रहा हो। लियो ने आर्यन को लात मारकर पीछे धकेल दिया। इस तरह घूरे जाना उसे बेहद असहज कर रहा था। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम्हारा अध्ययन करने के लिए, और क्या। 3 दिन पहले तुम एक छोटे सूरज की तरह चमक रहे थे। तुम्हारी रोशनी ने मुझे लगभग अंधा ही कर दिया था। आर्यन ने अपनी आंखों की ओर इशारा करते हुए बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया। सिर्फ 3 दिन? काफी जल्दी हो गया। और तुम इतना नाटक करना बंद करो। तुम बिल्कुल ठीक दिख रहे हो। अपनी स्थिति को इतने अच्छे से समझने वाले लहजे को सुनकर आर्यन हैरान रह गया। बेहोशी एक अप्रत्याशित कारक था, तो लियो को पहले से कैसे पता था? तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या? क्या जागृति सफल रही? आर्यन ने पुष्टि चाही। उसने सिस्टम से भी पूछा था, पर सिस्टम ने बस सफल होने का जवाब दिया था। बाकी सब पर वो मौन था। बेशक, जो अपनी मदद खुद करते हैं, स्वर्ग भी उन्हीं की मदद करता है। लियो के शब्दों में अंधविश्वास नहीं, बल्कि गहरा अनुभव था। उसने अपनी पिछली जिंदगी में शून्य से शुरुआत की थी और क्रांतिकारी आदर्शों के लिए राजधानी तक लड़ाई लड़ी थी। इस दुनिया में भी उसने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। भले ही उसने अपनी आधी उम्र गंवा दी, पर उसने इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हासिल किया था जो अद्वितीय था। उसने एक देवता का विश्वास जीता था। आर्यन ने लियो की बातों में स्वर्ग के प्रति एक गहरा और रहस्यमय भाव महसूस किया, पर उसने हैरानी नहीं जताई, क्योंकि सिस्टम उसे पहले ही बता चुका था कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं। टैलेंट कैसा है? रघुवीर अचानक प्रकट हुआ। वो भी ये देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि लियो को कैसा टैलेंट मिला है। जिस तरह का धमाका लियो ने किया था, उसे लगा था कि शायद उसे रघुवीर की तरह 9 सितारा टैलेंट मिला हो। लियो ने सोचा कि इस बात को कैसे बताया जाए। ये सिर्फ आर्यन या रघुवीर को बताने की बात नहीं थी, बल्कि ये उसके भविष्य को सुरक्षित रखने का सवाल था। अगर दुश्मनों को पता चला कि उसने एक देवता के साथ अनुबंध किया है, तो वो उसे परिपक्व होने से पहले ही मार देंगे। तभी उसे इस दुनिया के टैलेंट रेटिंग सिस्टम का ख्याल आया। उसने एक योजना बनाई। भले ही उसका एक सितारा विशेष था, पर बाहर से तो वो एक सितारा ही दिखेगा। एक रद्दी टैलेंट। शब्दों से समझ नहीं आएगा, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही उसने बात खत्म की, लियो के सिर के ऊपर से प्रकाश का एक छोटा सा बिंदु किसी तारे की तरह निकला। उस तारे की चमक ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और उसका आकार बढ़ने लगा, यहां तक कि उसकी लंबाई लगभग 2 मीटर तक पहुंच गई। सिर्फ एक सितारा? इतना कम? उसने पक्का किसी साधारण जीव के साथ अनुबंध किया है। इतना कम टैलेंट किसी ऊर्जा राक्षस का नहीं, बल्कि किसी मामूली जानवर का ही हो सकता है। रघुवीर बुड़बुड़ाया। उसके मन में मिली जुली भावनाएं थीं, पर अचानक उसके चेहरे पर एक संतुष्ट भरी मुस्कान आ गई, जैसे ये कोई अच्छी बात हो। एक सितारा अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस टैलेंट के साथ तुम कहीं भागने की सोचना भी मत। मुझे वापस पकड़ने के लिए बस अपना एक हाथ इस्तेमाल करना होगा। रघुवीर को लगा कि अब लियो उसके नियंत्रण से बाहर नहीं जाएगा, पर तभी उसे आर्यन की कही बात याद आई और उसका चेहरा फिर से काला पड़ गया। बच्चे,
क्या लियो ने सच में अपनी आधी उम्र की बलि दे दी है? रघुवीर का गंभीर चेहरा देखकर आर्यन को लगा कि स्थिति बिगड़ सकती है, पर उसने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया। उसने खुद चिल्लाकर ये कहा था, सच है या झूठ उसी से पूछ लीजिए। आर्यन ने इस बारे में सिस्टम से पहले ही पूछ लिया था। पिछले कुछ दिनों में उसने खुद भी कीमत चुकाने का मन बना लिया था। अगर लियो वाकई चुना हुआ नायक था तो वो 30 सालों में भी बहुत शक्तिशाली बन सकता था। पर अचानक आर्यन को कुछ अजीब महसूस हुआ। सिस्टम, क्या जागृति के लिए सिर्फ आधी उम्र की कीमत चुकानी पड़ती है? सिस्टम, लियो की स्थिति के आधार पर यही सही उत्तर है। और मेरे बारे में? आर्यन की घबराहट बढ़ रही थी। सिस्टम, मेरे अनुसार आपके लिए 2 मामले हो सकते हैं। पहला, अपनी आधी उम्र खो दे। दूसरा, आपकी बची हुई उम्र लियो की उम्र के बराबर हो जाएगी। आर्यन को लगा कि लियो के बराबर उम्र होना काफी है, पर वो और गहराई से जानना चाहता था। ऐसा क्यों? सिस्टम विश्लेषण के अनुसार शायद इस दुनिया की चेतना आप जैसे लोगों को आलसी बनकर आनंद लेते हुए नहीं देखना चाहती। इसलिए ये आपकी और लियो की उम्र को उस सीमा तक छोटा कर देगी जहां सफलता केवल कठिन परिश्रम से ही संभव है। आर्यन ने सिर हिलाया। ये तर्कसंगत था। वो एक बिन बुलाया मेहमान था, तो भला यहाँ का मेजबान दुनिया उसे बिना कुछ किए मौज करने की इजाजत क्यों देगा? ये दुनिया चाहती थी कि वो भी प्रयास करे। ये थका देने वाला होगा, पर इनाम भी वैसा ही मिलेगा। क्या आर्यन भी आज ही अपनी जागृति की रस्म पूरी करेगा? और लियो के इस एक सितारा टैलेंट के पीछे छिपा असली रहस्य कब खुलेगा? अध्याय 30। शानदार, मेरा बेटा तो कचरा निकला। लियो की आधी उम्र कम होने की बात अभी पूरी तरह पक्की नहीं हुई थी, लेकिन रघुवीर को 90% यकीन हो चुका था। वरना एक 6 साल का बच्चा जागृत कैसे हो सकता था? नियमों के विरुद्ध जाकर ऐसा कुछ करने के बाद अगर वो जिंदा था तो इसे बड़ी किस्मत ही माना जाएगा। एस्ट्रिड, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे क्या पता था कि ये छोकरा इतना खतरनाक जुआ खेलेगा। कमाल की बात तो यह है कि वो सफल भी हो गया। लानत है, ये बच्चा मुझे कभी चैन से बैठने नहीं देता। रघुवीर ने मन ही मन एक ठंडी सांस ली। उसे एक अजीब सा अपराध बोध महसूस हो रहा था। भले ही तर्क के हिसाब से उसकी कोई गलती नहीं थी। जहां तक लियो की बात थी, वो खुद को मरने के तरीके ढूंढने में माहिर साबित हो चुका था। 3 साल से भी कम उम्र का बच्चा जो खाना ढूंढने के अलावा अपना हर काम खुद करना जानता हो, ऐसा बच्चा किसी और घर में मिलना नामुमकिन था। लियो के पास शिष्टाचार तो था, पर वो सिर्फ गांव वालों के लिए था, रघुवीर के लिए नहीं। इसका कारण उनके जीवन के उद्देश्यों का टकराव था। रघुवीर सिर्फ एस्ट्रिड को दिया वादा निभाना चाहता था, जबकि लियो अपने क्रांतिकारी आदर्शों के पीछे पागल था। लियो का स्वरूप अब बदलना बंद हो गया था। उसके चारों ओर की रोशनी तेजी से उसके शरीर में समा गई, जिससे उसका एक बिल्कुल नया रूप सामने आया। एक गोल मटोल छोटा पांडा जिसने सिर पर पत्तों की टोपी पहनी थी। ऊपर कोई शर्ट नहीं थी, बस एक पैंट थी जिसके पीछे एक बड़ा सा पैच लगा था। ये क्या मजाक है? ये तो ईट गॉड का छोटा संस्करण है। बस आकार छोटा है और हाथ में बांस का डंडा नहीं है, बाकी सब वैसा ही है। परिवर्तन के तुरंत बाद लियो ने अपने शरीर को ऊपर नीचे देखा और अपनी गतिशीलता को महसूस किया। अजीब है, ताकत बहुत कम बढ़ी है, पर बचाव की क्षमता काफी बढ़ गई है। शायद इसलिए क्योंकि पांडा की सहनशक्ति इंसान से बेहतर है। तो मुझे क्या कहना चाहिए कि मैंने किससे अनुबंध किया है? विशालकाय पांडा? नहीं, इस छोटे रूप के लिए यह नाम ठीक नहीं है। इसे बड़ा पांडा कहते हैं। तेज दिमाग का यही फायदा होता है। 1 मिनट से भी कम समय में उसने सोच लिया कि अगर कोई उसकी शक्ति के बारे में पूछेगा तो क्या जवाब देना है। रघुवीर और आर्यन दोनों अपनी आंखें फाड़कर अपने सामने खड़ी उस गोल मटोल गेंद जैसी चीज को देख रहे थे। कुछ पल के लिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। लियो, जो पहले से ही थोड़ा गोल मटोल था, अब अचानक और भी ज्यादा फूल गया था। वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा था। उसकी चमकती आंखें, वो मासूम सा चेहरा, अगर प्यार से कहें तो वो क्यूट था, और अगर कड़वी सच्चाई कहें तो वो थोड़ा मंद बुद्धि लग रहा था। वहां मौजूद एकमात्र विशेषज्ञ होने के नाते रघुवीर ने लियो का सिर से पांव तक निरीक्षण किया। उसने हाथ बढ़ाकर लियो की बाह को दबाया और उसके चेहरे के भाव और भी अजीब हो गए। इतना नरम? क्या ये वाकई लड़ सकता है? इस शरीर में वजन तो है, पर यह शायद सिर्फ आम लोगों के खिलाफ काम आए। कॉन्ट्रैक्टर से ये कैसे लड़ेगा? रघुवीर ने पूछा। उसके चेहरे की मुस्कान छिपाना अब नामुमकिन था। लियो ने जिस जानवर से अनुबंध किया था वो बहुत ही रद्द दर्जे का था, पर रघुवीर के लिए ये बहुत अच्छी खबर थी। कम टैलेंट और ऊपर से एक बेअसर जानवर। अब लियो इस जन्म में तो रघुवीर की कैद से नहीं भाग पाएगा। लियो की आंख का कोना फड़का। रघुवीर के हाव भाव बता रहे थे कि वो मन ही मन बहुत खुश है। मैंने एक बड़ा पांडा के साथ अनुबंध किया है, मुझे कम मत समझो। भले ही ये एक सितारा हो तो क्या हुआ? जब मैं ऊंचे स्तर पर पहुंचूंगा तो मैं किसी से भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। लियो ने एक ऐसे नासमझ बच्चे की तरह नाटक किया जिसे दुनिया का ज्ञान ना हो। वो एक ऐसे बेवकूफ की तरह लग रहा था जिसे लगता है कि सिर्फ पुशअप्स करने से उसके पास दुनिया हिलाने वाली ताकत आ जाएगी। उसने बहुत शानदार अभिनय किया। आर्यन भी उसकी बात सुनकर हैरान था
और रघुवीर तो खुशी के मारे ठहाके मारकर हंसने लगा। वाकई मेरा बेटा है। जागृति भी कमाल की हुई है। इतने मासूम जीव के साथ अनुबंध किया है, अब मैं चैन की नींद सो सकता हूं। मुंह से तो वो खुशी जता रहा था, पर मन के एक कोने में उसे दुख भी था कि उसके बेटे का टैलेंट इतना कम निकला। पर सालों पहले किए वादे के सामने ये दुख कुछ भी नहीं था। अचानक रघुवीर के मन में एक बुरा विचार आया। उसके दिमाग में उसके सत्यानाशी बूढ़े यानी पिता और लियो की छवि एक हो गई। लानत है, उस सत्यानाशी बूढ़े को लियो से कभी नहीं मिलने देना चाहिए। अगर वे मिले तो वो पक्का इस बच्चे को अपने साथ ले जाएगा। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे क्रांतिकारी स्वभाव के हैं। नहीं, मुझे और सतर्क रहना होगा। जैसे ही मुझे गैब्रियल की आहट मिलेगी, मैं लियो को उठाऊंगा और यहां से भाग जाऊंगा। रघुवीर महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था, पर उसके पिता गैब्रियल ने इंसानियत की सीमाओं को छू लिया था। बेचारा आर्यन 3 साल साथ रहने के बाद भी रघुवीर के दिमाग में कोई जगह नहीं बना पाया था। रघुवीर का लियो को लेकर भाग जाने का मतलब था आर्यन को पीछे छोड़ देना, जैसे वो गैब्रियल के लिए कोई उपहार हो। आर्यन को अचानक छींक आई और वो सकपका गया। 3 साल से वो स्वस्थ था, फिर अचानक छींक क्यों आई? अजीब है, ये छींक कुछ बुरा होने का एहसास क्यों दे रही है? क्या कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है? शायद नहीं। मैं इस दुनिया में ज्यादा लोगों से मिला नहीं हूं तो दुश्मन कहां से आएंगे? आर्यन ने इस विचार को झटक दिया और अपनी अगली योजना के बारे में सोचने लगा। क्या आर्यन भी लियो की तरह किसी अजीब जीव के साथ अनुबंध करेगा? और क्या रघुवीर वाकई आर्यन को पीछे छोड़कर लियो के साथ भाग जाएगा?